हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चलिए आज शुरू करते हैं पढ़ाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, जो कि रिप्लेस करता है द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये है एक्ट नंबर 47, एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। सो इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। सर जेम्स स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था, जो फिर वो इंडियन एविडेंस एक्ट अभी बहुत सारी चीजों में लूप होल्स थे, बहुत ही बैकवर्ड हो चुकी थी। तो इस एक्ट को रिप्लेस किया हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। एक्ट नंबर 47, नंबर 47 को याद रखना है, भूलना नहीं है। ये एग्जाम में काफी बार आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, टाइमलाइन ऑफ द बिल, टाइमलाइन ऑफ द न्यू बिल। तो ये एक्ट रिकमेंडेड था बाय रणवीर सिंह कमिटी। रणवीर सिंह कमिटी के रिपोर्ट के आने के बाद ये एक्ट आया, इसके बेसिस पे ये एक्ट लाया गया, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में 11th ऑफ अगस्त 2023। डेट्स याद रखिए, एग्जाम्स में आते हैं। फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद ये रेफर किया गया स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, ताकि वो इसे रीचेक करे और इसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाए और इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस हो। तो वही रिकमेंडेशन सबमिट हुए हैं 10th नवंबर 2023 को। तो आफ्टर इस रिवीजन के बाद एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया गया 12 दिसंबर 2023 को। फिर ये बिल पास हुआ 20 दिसंबर 2023 को इन लोकसभा, और फिर इन राज्यसभा ये बिल पास हुआ 21 दिसंबर 2023 को। फाइनली इसे प्रेसिडेंशियल असेंट मिला 25 ऑफ दिसंबर 2023 को, और एक गैजेट नोटिफिकेशन के आने के बाद ये एक्ट It came into force on 1st of July 2024। ये सारे डेट्स आप याद रखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, चाहे जुडिशियरी हो या फिर दूसरे एग्जाम्स हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस एक्ट में कितने पार्ट्स है और कितने सेक्शन है? इस एक्ट में टोटल 4 पार्ट्स है और 170 सेक्शंस है। तो इंडियन एविडेंस टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम चेंजेस क्या क्या थे? इसमें 2 नए सेक्शन ऐड किए गए, 6 नए सब सेक्शन ऐड किए गए, 5 न्यू एक्सप्लेनेशन ऐड किए गए, 2 न्यू प्रोविजंस डाले गए और 6 सेक्शंस को डिलीट किए गए, जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप ये याद कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो बहुत सारे टीचर्स ये नहीं पढ़ाते हैं ये पार्ट, मैंने सोचा पढ़ा दूं, क्योंकि ये मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जानना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्यों लाया गया, क्यों चाहिए हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये प्रियम्बल काफी हद तक हमें बता देती है। तो पढ़िए, चलते हैं क्या लिखा हुआ है। An act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial। तो इसका आइडिया क्या है? Preamble tells us why the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003 was enacted। It lays down the general rules and the principles of evidence to ensure fair trial। Fair trial, just trial, जिस ट्रायल में कोई गलती ना हो, सही तरीके से ट्रायल को इनिशिएट किया। एक ट्रायल क्या है? प्रोसीडिंग्स है कि कैसे एक इंसान को जस्टिस मिलेगा, तो उसमें कैसे एविडेंस दिए जाएंगे,
कौन से एविडेंस दिए जाएंगे, कहाँ से एविडेंस दिए जाएंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे लिए जाएंगे, किस हद तक रिलेवेंट होंगे, तो ये सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें बताता है। अब प्रियम्बल ये कहता है कि हर लॉ को एकजुट, हर एक एविडेंस लॉ को एकजुट करने के लिए, कंसोलिडेटेड, एकत्रित करने के लिए ये लॉ और रिलेटिंग टू एविडेंस लाया गया, ताकि यूनिफॉर्म। अब सीपीसी कुछ एविडेंस के, अगर सोचिए सीपीसी में कुछ और रूल्स होते हैं एविडेंस के, सीआरपीसी में कुछ और रूल्स होते हैं, जो अभी बीएनएसएस है कुछ एविडेंस के, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। या फिर एविडेंस के सिविल ट्रायल के लिए कुछ और रूल्स होंगे, या फिर क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए कुछ और रूल होंगे, फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं, कुछ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, वहाँ पे जो ट्राइब्यूनल है उनके लिए कुछ और प्रोसीडिंग्स होंगे, तो ये एक हद तक बहुत ही रिगरस और मतलब बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बहुत ही डिफिकल्ट होगा एविडेंस लेने में। तो ये इंश्योर किया गया कि सारे यूनिफॉर्म रूल्स हो, और ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इज कंडक्टेड फेयरली। It helps court decide cases based on reliable and legally admissible evidence. So, Bharatiya Sakshi Adhiniyam replaced the Indian Evidence Act 1872 while retaining many core principles and introducing provisions for electronic and digital evidence to reflect modern needs. हाँ, जो कि मैं बता रही थी कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों थोड़ा ऑब्सोलेट हो गया था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस के प्रोविजंस नहीं थे। सो अभी यहाँ पे हम साफ साफ यहाँ पे इस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस का प्रोविजंस क्लियरली ऐड किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो है प्रियम्बल में, उसके मीनिंग मैंने दे दिए हैं। कंसोलिडेट, bring together and organize all evidence laws into one act. General rules, basic legal rules applicable to evidence in courts. आप एक बार प्रियम्बल फिर से देख के ये मीनिंग्स को समझिएगा, मैच करिएगा, मैंने आपकी हेल्प के लिए ये दिया है। फेयर ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल वेयर बोथ पार्टीज गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस इज बेस्ड ऑन लॉफुल एविडेंस। सोचिए एक पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने एविडेंस रखने के लिए, और दूसरी पार्टी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा है, तो क्या ये फेयर ट्रायल होगा? बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। तो एक सिविल कोर्ट में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा? क्या जज सुनेगी कि उसने मुझे क्या बोला, राम श्याम ने मुझे क्या बोला, या फिर ए और बी ने क्या बोला, उसके आधार पे मैं जजमेंट दे देता हूँ? क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन न्यू रूमर्स, कोर्ट फॉलोज भारतीय साक्ष्य अधिनियम टू डिटरमाइन कि कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल होंगे, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, कौन से विटनेसेस कॉम्पिटेंट है, जो और ये इंश्योर करता है फेयर एंड लॉफुल डिसीजन। हर कोई को आप विटनेस तो नहीं बुला सकते। बर्डन ऑफ प्रूफ, किस कोई चीज साबित करने के लिए उस चीज में बर्डन किसके ऊपर है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है। हम एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। तो एक क्रिमिनल केस में सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप चैट इन्वॉल्व है। कोर्ट अप्लाई कर रही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम टू डिटरमाइन कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप चैट्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, कि ये एडमिसिबल है कि नहीं, कि इसलिए हम दे सकते हैं कि नहीं, क्या ये ऑथेंटिक है, और कितनी ज्यादा वेट हम इन सबको देंगे, क्या कॉर्पोरेशन की जरूरत है। सो ये रिफ्लेक्ट करता है एक्ट के ऑब्जेक्टिव को ऑफ रेगुलेटिंग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एविडेंस। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या मेन इम्पोर्टेंट चीज, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोर्ट को ये बताता है कि कौन से एविडेंस यूज किए जा सकते हैं, एविडेंस कैसे यूज होंगे, और कोर्ट इस उन सब एविडेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगी ताकि जस्टिस डिलीवर हो और एक फेयर ट्रायल इंश्योर हो।
का मतलब मैंने बताया है, आप उस लिस्ट को कृपया मैच करिए टेबल के साथ और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेसिस ही समझ में नहीं आएगा तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि ये एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इस एक्ट को पढ़ने का, हम तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप इस जो मैं आज इस लेसन में बता रही हूँ आप उसको पढ़िए, समझिए चीजों को, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी जहाँ पे मैं ये सब नोट्स शेयर कर पाऊँ। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सब एक बार इसको देख लीजिएगा। ये एविडेंस एक्ट क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है, ऑलमोस्ट ए प्रोसीजरल लॉ है जो कि अप्लाई होता है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। तो इसके यही ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है। ये सब नोट्स के हिसाब से आपके काम आएंगे, पॉइंट्स आप नोट्स वाइज लिख सकते हैं। पर्पस ऑफ द प्रिएम्बल, एड टू इंटरप्रिटेशन, फेयर ट्रायल। तो प्रिएम्बल क्या करता है, कोर्ट को ये समझने में मदद करता है कि इस लेजिस्लेशन का, इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इंटेंशन के तहत इस लॉ को पास किया गया है, क्या इंटेंशन के तहत इस लॉ को लाया गया है। सो एक हिंदी में आपको ये पढ़ लीजिए, आप लिख भी सकते हैं ये सब नोट्स। प्रिएम्बल का सिंपल मतलब ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एविडेंस से रिलेटेड सारे जनरल रूल्स को एक जगह कंसोलिडेटेड एकत्रित करता है और बताता है कि कोर्ट किस एविडेंस को एक्सेप्ट करेगी, कैसे प्रूफ किया जाएगा और उसकी वैल्यू कैसे एसेस की जाएगी। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर केस का डिसीजन लीगली एडमिसिबल एविडेंस के बेसिस पर हो और हर पार्टी को फेयर ट्रायल मिले। प्रिएम्बल खुद राइट्स या लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जब किसी प्रोविजन का मीनिंग डाउटफुल हो तब कोर्ट इससे लेजिस्लेटिव इंटेंट समझने के लिए यूज कर सकती है। तो यही था हमारा आज तक का चैप्टर, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत ही धन्यवाद। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और क्या आपको नोट्स चाहिए, और आपको कहाँ प्रॉब्लम हुआ समझने में। ये एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्चुअल चैप्टर था, मैंने अभी तक असली प्रोविजन शुरू ही नहीं किए। मैं आपको एक्ट वाइज बताऊंगी, सेक्शंस वाइज पढ़ाऊंगी ताकि आपको पहले एक्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम शायद नोट्स, आंसर राइटिंग पे जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर राइटिंग में, एग्जाम में हो या कॉलेज एलएलबी एग्जाम्स में हो या फिर जुडिशरी में हो या फिर कोई भी अदर एपीओ एग्जाम्स में, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लीज अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मैं काफी नई हूँ यहाँ पे। सो एक क्विक रिवीजन बॉक्स है ये, एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 एसेंट 25 दिसंबर 2023, ऑब्जेक्टिव फेयर ट्रायल। इसको आप देख लीजिए और नोट्स राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगी, आप मुझे प्लीज बताइए एक बार। तो अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।